बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप? आशा करता हूं कि आप कुशल पूर्वक होंगे और इस वर्ष से मैं प्रार्थना करता हूं कि आप और आपका परिवार हमेशा सुखी रहे, समृद्ध रहे, स्वस्थ रहे। प्यारे बच्चों, आपका जो लेसन चल रहा है वो है इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन, जिसके अंदर हमने आपको प्रीवियस जो क्लास ली थी उसके अंदर हमने आपको बताया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या होता है और एफपीटीपी क्या होता है। आज हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा इलेक्शन प्रोसीजर इन इंडिया, के भारत में चुनावी प्रक्रिया किस तरह से है। तो आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा कि ये जो प्रोसीजर है, इलेक्शन जो प्रोसीजर है, ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होता है, ये क्रम से होता है। इसके अंदर कोई भी स्टेप पहले या बाद में नहीं की जा सकती। एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अंदर हमारी पूरी की पूरी इलेक्शन प्रोसीजर होती है, उसका आपको ध्यान रखना है। स्टेप टू स्टेप सारे प्रोसीजर इसके अंदर होते हैं। ये नहीं कि जो पहले नंबर पर जो काम होगा वो उसको हम लास्ट में ले जाए, लास्ट नंबर पर जो काम होता है उसको पहले ले, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूएंसी को निर्धारित करना। और कॉन्स्टिट्यूएंसी निर्धारित ये नहीं कि इलेक्शन डेट डिक्लेयर हो गया, नॉमिनेशन फॉर्म भर दिया गया, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूएंसी निर्धारित की जाती है, ऐसा नहीं होता। ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होता है, क्रम से होता है। और इसी क्रम के अंदर क्रम में आपको इन सारे स्टेप्स को भी याद रखना है। तो आप शुरू करते हैं कि भारत के अंदर इलेक्शन प्रोसीजर किस तरह से है। तो सबसे पहले हम आपको बताना चाहते हैं इंडिया के बारे में कि इंडिया क्या है। तो इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक कंट्री। इंडिया एक लोकतांत्रिक देश है, बट इंडिया हैड अडॉप्टेड इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। लेकिन भारत ने कौन सी डेमोक्रेसी को अपनाया है? इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी को अपनाया है। तो दो प्रकार की डेमोक्रेसी होती है, एक डायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है और एक इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है। भारत ने कौन सी डेमोक्रेसी को अडॉप्ट किया है? भारत ने किया है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी को, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को अपनाया। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या होता है? इसमें क्या होता है कि लोग तो शासन करते हैं, लेकिन लोग और शासन के बीच में रिप्रेजेंटेटिव आ जाते हैं। तो रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा जो शासन किया जाता है वो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है। तो एडमिनिस्ट्रेशन इज रन बाय द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल। यहाँ पर जो प्रशासनिक जो कार्य होता है, एडमिनिस्ट्रेशन जो चलाया जाता है वो किसके द्वारा? लोगों के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि के द्वारा यहाँ शासन होता है। इसलिए भारत के अंदर इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी के अंदर पीपल्स डायरेक्ट रन करते हैं प्रशासन को, एडमिनिस्ट्रेशन रन बाय डायरेक्टली बाय द पीपल, बट इन इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी रूल बाय रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड बाय द पीपल। लोगों के द्वारा जो चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव उसके द्वारा जो शासन किया जाता है वो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी होता है। तो भारत ने कौन सा डेमोक्रेसी को अपनाया है? इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी को अपनाया है। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है कि भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और भारत ने कौन सी डेमोक्रेसी को अपनाया है? इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी को अपनाया है। हु आर इलेक्टेड फॉर ए फिक्स्ड टर्म। लोगों के द्वारा ये जो रिप्रेजेंटेटिव है एक निश्चित कार्यकाल के लिए चुने जाते हैं। इन इंडिया इलेक्शन प्रोसीजर एज फॉलो। भारत के अंदर जो चुनावी प्रक्रिया है वो इस तरह से, जो लोगों के द्वारा जो रिप्रेजेंटेटिव चुने जाते हैं, रिप्रेजेंटेटिव किस तरह से चुने जाते हैं आज हम उसी के बारे में बताएंगे कि सारी इलेक्शन जो प्रोसीजर है वो किस तरह से है। तो इलेक्शन प्रोसीजर इज एज फॉलो। भारत के अंदर जो इलेक्शन प्रोसीजर है वो इस तरह से। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कॉन्स्टिट्यूएंसीज। सबसे पहला जो हमारा काम होता है वो होता है कॉन्स्टिट्यूएंसी का। तो कॉन्स्टिट्यूएंसी को चुनाव क्षेत्र निश्चित करना कि चुनाव क्षेत्र किस तरह से करता है। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट टास्क इन इलेक्शन इज डिलिमिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसी। सबसे पहले ये काम होता है कि भारत के अंदर चुनावी जो प्रक्रिया है, चुनाव क्षेत्र को निश्चित करना। यदि वो लोकसभा के चुनाव है तो पूरे भारत को 543 कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर डिवाइड किया जाता है। यदि राज्यों का चुनाव है, राज्य विधानसभाओं का चुनाव है, तो पूरे राज्य को जितनी उस राज्य के अंदर सीटें होती है उसी के अंदर उसको डिवाइड कर दिया जाता है। जैसे लोकसभा इलेक्शन है, यदि लोकसभा इलेक्शन है तो पूरे इंडिया को 543 कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर डिवाइड कर दिया जाता है। यदि स्टेट लेजिस्लेटिव या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की यदि इलेक्शन है तो स्टेट के अंदर कितनी सीटें हैं उस स्टेट को उतने पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है और हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक रिप्रेजेंटेटिव चुना जाता है। तो सबसे पहला जो इलेक्शन प्रोसीजर का काम है वो कॉन्स्टिट्यूएंसी को निर्धारित करना। यदि राज्यों के चुनाव है
राज्य विधानसभा के चुनाव तो राज्य को डिवाइड कर दिया जाता है, यदि आम चुनाव है, लोकसभा के चुनाव है, तो पूरे देश को जितनी सीटें हैं उसमें डिवाइड कर दिया जाता है। तो ये फर्स्ट टास्क इज वेरी इंपॉर्टेंट इन इलेक्शन प्रोसीजर इंडिया। सबसे महत्वपूर्ण काम है चुनाव क्षेत्र निश्चित करना। सेकंड, लिस्ट ऑफ वोटर्स। इसमें आपको ध्यान रखना था लिस्ट ऑफ वोटर। देखो इलेक्शन जो कमीशन होता है, चुनाव आयोग होता है, वो क्या करता है, अब अप टू डेट करता है किसको, इलेक्टोरल रोल को, वोटर लिस्ट को अपडेट करता है। सबसे पहले क्या होता है कि एक टेम्परेरी जो वोटर लिस्ट है वो जारी की जाती है। वो टेम्परेरी अस्थायी मतदाता सूची क्यों जारी की जाती है, उसका रीजन क्या है, यदि वो जनता के सामने रखी जाती है। यदि किसी भी कारण से किसी भी व्यक्ति का नाम वोटर लिस्ट में नहीं है या बाहर हो गया है, तो वो अपना नाम वोटर लिस्ट के अंदर इंक्लूड करवा सकता है। इस कारण से जो वोटर लिस्ट है वो एक पहले टेम्परेरी अस्थायी बनाई जाती है, लोगों के बीच में रखी जाती है, ताकि जिन व्यक्तियों का नाम यदि वोटर लिस्ट से छूट गया वो अपना इंक्लूड करा सके। तो जो सेकंड काम होता है लिस्ट ऑफ वोटर्स, मतदाता सूची तैयार करना होता है। तो फर्स्ट एक टेम्परेरी लिस्ट ऑफ वोटर इज प्रिपेयर। सबसे पहले एक टेम्परेरी लिस्ट तैयार की जाती है। इफ एनीबॉडीज नेम इज एक्सक्लूडेड इन द लिस्ट, यदि किसी भी कारण से किसी भी व्यक्ति का नाम लिस्ट में नहीं आया है, he cannot force inclusion of his name, तो वो अपना नाम उस वोटर लिस्ट के अंदर इंक्लूड करा सकता है। बट सच रिक्वेस्ट इज टू बी मेड विद इन ए फिक्स टाइम, लेकिन एक निश्चित समय होता है कि एक निश्चित डेट होती है, एक निश्चित तारीख होती है कि उस तारीख तक कोई भी व्यक्ति अपना नाम वोटर लिस्ट के अंदर इंक्लूड करा सकता है। यदि वो टाइम निकल जाता है उसके बाद वोटर लिस्ट के अंदर नाम शामिल नहीं होता है। तो सेकंड, पहला स्टेप होगा कॉन्स्टिट्यूएंसी को निर्धारित करना, चुनाव क्षेत्र को निर्धारित करना। दूसरा जो इलेक्शन प्रोसीजर का काम है वोटर लिस्ट को तैयार करना। और तीसरा है अपॉइंटमेंट, कुछ नियुक्तियां की जाती है। इसमें आप देखिए सीनियर एंड जूनियर स्टाफ आर इलेक्टेड पर्पस आर अपॉइंटेड एंड सुपरवाइज। देखिए चुनाव को करवाने के लिए एक चीफ इलेक्शन ऑफिसर को अपॉइंट किया जाता है और उसके नीचे कुछ रिटर्निंग ऑफिसर होते हैं। वो क्या करते हैं, पूरे राज्य के लिए एक चीफ इलेक्शन जो ऑफिसर है वो अपॉइंट किया जाता है। और चीफ इलेक्शन का ऑफिसर होता है वो पूरे राज्य के अंदर क्या करता है, पूरे राज्य के अंदर चुनाव प्रक्रिया की देखरेख करता है। जबकि जो रिटर्निंग ऑफिसर होते हैं वो क्षेत्रों के अंदर चुनाव के सुपरविजन करते हैं, कंट्रोल करते हैं। इसलिए चुनाव कराने से पहले सबसे पहले अपॉइंटमेंट किए जाते हैं, कुछ सीनियर और कुछ जूनियर स्टाफ को अपॉइंट किया जाता है, नियुक्त किया जाता है, ताकि इलेक्शन को आसानी से हैंडल किया जा सके। उसके बाद होता है पोलिंग स्टेशन। फोर्थ जो स्टेप होती है पोलिंग स्टेशन। ये पोलिंग स्टेशन बूथ क्यों बनाए जाते हैं, अब इसके अंदर हर कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर इन ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी पोलिंग स्टेशन आर एस्टैब्लिश्ड। ये पोलिंग स्टेशन क्यों बनाए जाते हैं, जो अब देखिए पोलिंग स्टेशन जहां भी कॉन्स्टिट्यूएंसी है हर चुनाव क्षेत्र के अंदर एक पोलिंग स्टेशन, एक चुनावी बूथ बनाया जाता है जहां पर लोग जाकर अपना वोट कास्ट कर सकते हैं। तो इन ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी पोलिंग स्टेशन आर एस्टैब्लिश्ड। हर कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर पोलिंग बूथ एस्टैब्लिश किए जाते हैं एंड ए फिक्स नंबर ऑफ वोटर्स आर डायरेक्टेड टू कास्ट देयर वोट देयर। वहां पर जिन व्यक्तियों का नाम वोटर लिस्ट में उस क्षेत्र के अंदर जिस व्यक्ति का नाम वोटर लिस्ट में है आप उस पोलिंग बूथ पर जाकर अपना वोट कास्ट कर सके, अपने वोट को दे सके, इसलिए पोलिंग स्टेशंस की एस्टैब्लिश किया जाता है। नेक्स्ट है फिलिंग ऑफ नॉमिनेशन पेपर। अब पोलिंग बूथ को एस्टैब्लिश करने के चारों स्टेप कंप्लीट करने के बाद, चाहे कॉन्स्टिट्यूएंसी निर्धारित की गई, लिस्ट ऑफ वोटर्स तैयार किया गया, अपॉइंटमेंट सीनियर और जूनियर जो ऑफिसर है उसको अपॉइंटमेंट किया गया, उसके बाद पोलिंग स्टेशन एस्टैब्लिश किए गए। तब 5 नंबर पर काम आता है फिलिंग ऑफ नॉमिनेशन। अब नामांकन पत्र भरे जाते हैं। नामांकन पर जो व्यक्ति चुनाव कंटेस्ट करना चाहता है, जो चुनाव में भाग लेना चाहता है, उसका एक नामांकन पत्र भरा जाता है। इसमें आप ध्यान दीजिए फिलिंग ऑफ नॉमिनेशन पेपर्स आफ्टर द अनाउंसमेंट ऑफ द डेट ऑफ इलेक्शन। चुनाव की डेट अनाउंसमेंट होने के बाद, चुनाव की डेट तारीख की घोषणा होने के बाद नॉमिनेशन पेपर आर फिल्ड इन फेवर ऑफ कैंडिडेट। जो व्यक्ति चुनाव में भाग लेना चाहता है वो उम्मीदवार, वो कैंडिडेट अपना एक नामांकन पत्र भरता है। ये कब होता है, अनाउंसमेंट, ये आफ्टर द अनाउंसमेंट ऑफ इलेक्शन डेट। इलेक्शन डेट जब अनाउंसमेंट हो जाती है तो उसके बाद कैंडिडेट अपना नॉमिनेशन फॉर्म भर सकता है। उसके बाद क्या होता है, अगला जो स्टेप 6 आता है विड्रॉल ऑफ नॉमिनेशन। अब जो व्यक्ति
अपना नाम चुनाव से वापस लेना चाहता है, तो फॉर्म भरने के बाद यदि कोई व्यक्ति नहीं चाहता कि वो चुनाव में पार्टिसिपेट करे, वो चुनाव से अपना नाम वापस लेना चाहता है, तो एक फिक्स डेट होती है, एक निश्चित डेट होती है, उस निश्चित डेट के पहले उसने अपना नामांकन वापस लेना पड़ता है। तो ये विड्रॉल ऑफ नॉमिनेशन, कोई भी अपना नाम को वापस लेना चाहे तो कैंडिडेट्स आर अलाउड टू विड्रॉ देयर नेम फ्रॉम इलेक्शन। देखिए, कोई भी व्यक्ति जब नॉमिनेशन फॉर्म भर जाता है उसके बाद भी वो चाहता है कि वो चुनाव नहीं लड़ना चाहता है, तो कैंडिडेट को इजाजत होती है टू विड्रॉ देयर नेम फ्रॉम इलेक्शन से वो अपना नाम वापस ले सकता है। बट दिस इज डन बिफोर द लास्ट डेट फॉर विड्रॉल। लेकिन ये वो काम उसको कब करना पड़ता है? विड्रॉल की एक निश्चित डेट होती है, नामांकन वापस लेने की एक निश्चित डेट होती है, उस डेट से पहले उसको अपना नामांकन वापस लेना पड़ता है। अब आपको पता है जैसे कि फिलिंग ऑफ नॉमिनेशन पेपर, नामांकन पत्र भरे गए थे, अब उसकी जो 7th जो स्टेप होती है वो स्क्रूटिनी की होती है, जांच पड़ताल की होती है। जो नामांकन पत्र भरे हैं उस नामांकन पत्रों की जांच करने के लिए वो अलग स्टेप होती है, वो अभी आपको बता रहे हैं। नेक्स्ट जो स्टेप है वो स्टेप है स्क्रूटिनी एंड ऑब्जेक्शन। इसमें जांच पड़ताल और आक्षेप होता है। आपको पता है कि जैसे ही जो प्रोसीजर पूरा होता है, नॉमिनेशन फॉर्म विड्रॉल हो जाता है, तो उसके बाद जांच पड़ताल होती है नॉमिनेशन फॉर्म की। तो ऑन द फिक्स डेट, एक निश्चित तिथि पर नॉमिनेशन पेपर आर स्क्रूटिनाइज्ड, जो नॉमिनेशन पे नामांकन पत्र होते हैं उनकी जांच होती है। एंड दोज पेपर विच आर नॉट प्रॉपर, और वे नामांकन पत्र जिसके अंदर कोई अशुद्धि पाई जाती है, नॉट प्रॉपर, वो सही नहीं होते हैं, आर रिजेक्टेड, उनको रिजेक्ट कर दिया जाता है। ऑन द फिक्स डेट नॉमिनेशन पेपर आर स्क्रूटिनाइज्ड एंड दोज पेपर विच आर नॉट प्रॉपर आर रिजेक्टेड। अब जांच इनकी नामांकन पत्रों की जांच होती है, और जो जांच के अंदर जो नामांकन पत्र सही नहीं पाए जाते, उसमें अशुद्धि होती है, तो उनको रिजेक्ट कर दिया जाता है। अब देखिए, जो कैंडिडेट इलेक्शन में खड़े हुए हैं, दूसरा कैंडिडेट यदि कोई आक्षेप लगाना चाहता उम्मीदवार पर, यदि वो आक्षेप सही पाया गया, तो वो जिसके ऊपर आक्षेप लगाया गया, ऑब्जेक्शन किया गया है, उसका नामांकन पत्र रद्द कर दिया जाता है। तो ऑन द फिक्स डेट नॉमिनेशन पेपर आर स्क्रूटिनाइज्ड एंड दोज पेपर विच आर नॉट प्रॉपर आर रिजेक्टेड, उनको रिजेक्ट कर दिया जाता है। एंड दोज नेम ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट आर अनाउंस्ड, और जो वास्तव में जो योग्य एलिजिबल कैंडिडेट्स है उनकी घोषणा कर दी जाती है। अब स्क्रूटिनी एंड ऑब्जेक्शन होने के बाद क्या होता है? उम्मीदवारों की घोषणा हो जाती है, कौन कैंडिडेट किस पार्टी से है, नामांकन पत्र उसका सही है। तो उसके बाद प्रोपेगेंडा शुरू होता है, चुनाव प्रचार शुरू होता है। इसके अंदर जितने भी पॉलिटिकल पार्टी या इंडिपेंडेंट कैंडिडेट होते हैं, वो वोटर्स को लुभाने के लिए, अपने पक्ष में करने के लिए, इन्फ्लुएंस करने के लिए प्रोपेगेंडा करते हैं, चुनाव प्रचार करते हैं, ताकि इलेक्शन के अंदर वो उनको वोट दे सके। तो ये नेक्स्ट स्टेप होती है प्रोपेगेंडा के बारे में। विद द अनाउंसमेंट ऑफ इलेक्शन, जैसे ही चुनाव की घोषणा होती है, पॉलिटिकल पार्टीज एंड इंडिपेंडेंट कैंडिडेट स्टार्ट प्रोपेगेंडा, तो वो अपना चुनाव अभियान शुरू कर देते हैं, चाहे वो सारी पॉलिटिकल पार्टी या वे कैंडिडेट जो इंडिपेंडेंट है, निर्दलीय, किसी भी दल से नहीं है। एंड ट्राई टू इन्फ्लुएंस द वोटर्स, और वोटर्स को, मतदाताओं को लुभाने की कोशिश करते हैं, अपने पक्ष में करने की कोशिश करते हैं, ताकि इलेक्शन में उनकी जीत हो सके। नेक्स्ट स्टेप होता है पोलिंग। ये महत्वपूर्ण दिन है पोलिंग, मतदान दिवस। ये वो डे है जिस दिन मतदान होता है, वोटर्स अपने वोट को कास्ट करते हैं, देते हैं। तो ऑन द डे द पोलिंग, ये चुनावी दिन होता है, मतदान दिवस होता है। हॉलीडे इज डिक्लेयर, यह इस दिन छुट्टी का दिन होता है, पूरे देश के अंदर छुट्टी होती है। अब तो कई चरणों में चुनाव हो, जिस चरण के अंदर, जिस क्षेत्र के अंदर इलेक्शन होंगे, उस क्षेत्र के अंदर हॉलीडे होता है, छुट्टी होती है। ये छुट्टी क्यों की जाती है? सो दैट ईच वोटर्स कैन कास्ट हिज वोट, ताकि हर वोटर्स अपना वोट को कास्ट कर सके। एट पोलिंग बूथ पर क्या होता है? वोटर्स आर प्रोवाइडेड विद द बैलेट रिसिप्ट। पोलिंग बूथ के ऊपर, जहां पोलिंग बूथ बनाया गया, वोटर्स को वहां पर एक बैलेट रिसिप्ट दी जाती है फॉर एंटर इन द पोलिंग बूथ, ताकि वो पोलिंग बूथ के अंदर प्रवेश पा सके। लेकिन आजकल क्या हो, नाउअडेज ईवीएम आर यूज्ड फॉर कास्टिंग एंड रिकॉर्डिंग वोट। आजकल क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स आ चुकी है, ईवीएम आ चुकी है, जिसके अंदर वोटर्स अपने वोट को कास्ट करते हैं और उनके वोट को रिकॉर्ड रखा जाता है। द वोटर्स प्रेसेस द बटन अलोंगसाइड द नेम ऑफ हिज हर प्रीफर्ड पार्टी और कैंडिडेट। अब वोटर्स
ईवीएम के अंदर क्या करते हैं, जो पार्टी उसको पसंद है, जिसको प्राथमिकता देना चाहिए, जो जिस कैंडिडेट को प्राथमिकता देता है, वहां पर एक बटन होता है, उसको वो प्रेस करता है, दबाता है, एंड हिज हर वोट, नेम ऑफ हिज हर प्रेफर्ड पार्टी और कैंडिडेट टू कास्ट हिज हर वोट, अपने वोट जिस पार्टी, जो पार्टी उसको पसंद है या जो कैंडिडेट उसको पसंद है, उस कैंडिडेट के सामने एक बटन होता है, उसको प्रेस करता है, अपने वोट को कास्ट कर देता है। अब पोलिंग होने के बाद क्या होता है, सभी को पता है, काउंटिंग वोट्स, वोटों की काउंटिंग होती है। अब वोटिंग काउंटिंग जहां जितने भी जो इलेक्शन ऑफिसर होता है या जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, उन्हीं के सामने वोटों की काउंटिंग होती है। और जैसे कि हमने आपको कल बताया था एफपीटीपी के बारे में, फर्स्ट पास्ट टू द पोस्ट के बारे में, जिस व्यक्ति को सबसे ज्यादा वोट मिले हैं, हर देखो ईवीएम के अंदर रिकॉर्ड होता है, सारे वोट होते हैं, ईवीएम के माध्यम से सबको ओपन किया जाता है, वहां पर वोट की काउंटिंग होती है। काउंटिंग करने के बाद जिस व्यक्ति को सबसे ज्यादा वोट मिले हैं, एक कॉन्स्टिट्यूंसी, हर जितनी भी सीटें हैं, अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसी के जो कैंडिडेट होते हैं, उनके अलग अलग सारे वोट काउंट होते हैं। और जिस कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर आपको पता है कि एक कॉन्स्टिट्यूंसी से एक रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट होता है, और उस कॉन्स्टिट्यूंसी में जिसने सबसे ज्यादा वोट प्राप्त किए हैं, फर्स्ट पास्ट टू द पोस्ट जो पॉलिसी होती है, जिसने सबसे ज्यादा वोट प्राप्त किए हैं, वो विजय घोषित किया जाता है। उसके बाद क्या होता है, इलेक्शन एक्सपेंसेस होते हैं। अब चुनाव आयोग के देखो 45 दिन के अंदर अंदर चुनाव में जिस कैंडिडेट ने जितना खर्चा किया है, देखो एक खर्च निश्चित होता है, लोकसभा इलेक्शन में फिक्स होता है, इसी तरह से स्टेट असेंबली होती है, उसके अंदर भी चुनावी खर्च इलेक्शन कमीशन के द्वारा निश्चित किया जाता है। तो 45 दिन के अंदर अंदर कैंडिडेट को जितना चुनाव खर्च किया उसका ब्यौरा देना पड़ता है, और यदि वो ब्यौरा चुनाव खर्च से अधिक है तो उसका इलेक्शन रद्द कर दिया जाता है। इसी तरह उसके बाद जहां पर गड़बड़ी हुई है, जहां कोई गड़बड़ी के कारण से यदि किसी बूथ के ऊपर यदि बूथ कैप्चरिंग हुआ है या किसी कारण से मतदान नहीं हो पाया है, तो इलेक्शन कमीशन वहां रिपोलिंग करता, दोबारा से वोट करता है, या फिर वहां पर दोबारा से इलेक्शन कराता है। ये काम पूरा इस तरह से फॉर्मेशन ऑफ, उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ इंस्टीट्यूशन, जिस भी संस्था का, जो चाहे वो लोकसभा का है या राज्य या लोकसभा का या फिर वो राज्य विधानसभाओं के इलेक्शन है, उनका गठन कर दिया जाता है। तो ये पूरी की पूरी प्रोसीजर, हमारे इलेक्शन प्रोसीजर इन प्रिवलेंट इन इंडिया, इस समय भारत के अंदर जो चुनावी प्रक्रिया है वो इन स्टेप में होती है। तो कौन कौन सी स्टेप हमने आपको बताई, कॉन्स्टिट्यूएंसी सबसे पहले कौन से थे, कॉन्स्टिट्यूएंसी, फिर वोटर लिस्ट, उसके बाद आपको बताया गया था इसके अंदर जैसे नॉमिनेशन फॉर्म भरना पड़ता है, फिर नॉमिनेशन विड्रॉल का होता है, फिर उसकी स्क्रूटनिंग होती है, ऑब्जेक्शन होता है, फिर ऑब्जेक्शन प्रोपेगेंडा हो गया, प्रोपेगेंडा के बाद उसके अंदर पोलिंग हो गया, फिर काउंटिंग ऑफ वोट्स का हो जाता है, काउंटिंग ऑफ वोट्स के बाद फिर इलेक्शन एक्सपेंसेस के बारे में, फिर रीपोल भी होता है और फॉर्मेशन ऑफ इंस्टीट्यूशन होता है। इस तरह से पूरी की पूरी इलेक्शन प्रोसीजर इंडिया के अंदर होती है। ये सारी स्टेप, यदि पहले ये क्वेश्चन आपने अपनी नोटबुक में नहीं नोट किया है तो इस क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से नोट करें, और पूरी की पूरी जो इलेक्शन प्रोसीजर है इंडिया के अंदर, उसको अच्छी तरह से आपको वीडियो को देखते हुए समझना है। थैंक यू।